नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की उस धड़कन की जो करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी खेती-बाड़ी यानी भारतीय कृषि की। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत सीधे एक ऐसे नंबर से करते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। 2/3। सोचिए जरा, देश की लगभग 2/3 आबादी। इसका मतलब है कि भारत में हर 3 में से 2 लोगों की रोजी रोटी का जरिया सीधे सीधे खेती ही है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो ये सिर्फ फसलों और खेतों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है भारत के लोगों की, हमारी अर्थव्यवस्था की और हमारे आने वाले कल की। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम क्यों कहते हैं कि कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ एक कहावत तो नहीं है। चलिए, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं, परत दर परत। देखिए, इसकी अहमियत कई लेवल पर है। सबसे पहली और सीधी बात, ये हमारे पेट भरने का जरिया है। ये देश की इतनी बड़ी आबादी को खाना खिलाती है। लेकिन बात सिर्फ खाने तक नहीं है। कपड़ा और चीनी जैसे बड़े बड़े उद्योगों को कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल भी तो यहीं से मिलता है। और हाँ, देश की कमाई में यानी नेशनल इनकम में भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सही मायनों में ये देश की आर्थिक लाइफलाइन है। अच्छा, अब भारत इतना बड़ा और इतना अलग-अलग तरह का देश है, तो जाहिर है यहाँ खेती करने का कोई एक तरीका तो हो नहीं सकता। हर इलाके का अपना ढंग है, अपनी ज़रूरतें हैं। तो चलिए, मोटे तौर पर जो 3 मुख्य तरीके हैं खेती के, उनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तरीके की जो सबसे पुराना है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, या कह लीजिए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये खेती का बिल्कुल बेसिक पारंपरिक तरीका है। इसमें किसान जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर अपने पुराने औजारों, मतलब लकड़ी का हल, कुदाल, इन सब से काम चलाते हैं और पानी के लिए पूरी तरह से मानसून पर निर्भर रहते हैं। इसी को स्लैश एंड बर्न या झूम खेती भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जंगल के एक हिस्से को साफ किया, वहां खेती की और फिर आगे बढ़ गए। इसके बाद आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी गहन जीविका कृषि। ये तरीका उन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलता है जहां आबादी का दबाव बहुत ज्यादा है, मतलब जमीन कम है और उस पर निर्भर लोग ज्यादा। तो मकसद ये होता है कि उस छोटी सी जमीन से ही ज्यादा से ज्यादा पैदावार निकाली जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मतलब लेबर का बहुत इस्तेमाल होता है। और तीसरा तरीका है कमर्शियल फार्मिंग, यानी वाणिज्यिक कृषि। यहाँ नाम से ही सब साफ है, कमर्शियल मतलब इसका मुख्य मकसद अपने लिए उगाना नहीं, बल्कि बाजार में बेचने के लिए उगाना है। यहाँ खेती को एक बिजनेस की तरह देखा जाता है। इसमें मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे अच्छी किस्म के बीज जिन्हें HYV सीड्स कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मशीनें, सब कुछ, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो इन तीनों तरीकों को एक साथ समझने के लिए ये टेबल एकदम परफेक्ट है। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि तीनों में फर्क क्या है। लक्ष्य को देखिए, एक का मकसद है खुद का गुजारा, तो दूसरे का मकसद है बाजार में बिक्री। जमीन का साइज, टेक्नोलॉजी, सब कुछ अलग है। एक तरफ बस परिवार का पेट पालने की जुगत है, तो दूसरी तरफ मुनाफा कमाने का इरादा। ये तुलना इन तीनों तरीकों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ कर देती है। तो हमने खेती के तरीके तो समझ लिए, पर भारतीय कृषि एक और चीज की लय पर चलती है, और वो है मौसम। यहाँ खेती सिर्फ एक काम नहीं है, ये मौसम के साथ एक तालमेल है, एक कैलेंडर है जिसे पूरा देश फॉलो करता है। चलिए, इस कैलेंडर को जरा करीब से देखते हैं। तो सवाल ये है कि साल भर का ये मौसम, ये बदलती ऋतुएं हमारी फसलों को आखिर आकार कैसे देती हैं? इसका जवाब इस टेबल में है। भारत में मोटे तौर पर 3 फसली मौसम होते हैं। पहला है खरीफ, जो मानसून के आने के साथ ही शुरू हो जाता है। इसमें चावल, मक्का, कपास जैसी फसलें होती हैं जिन्हें पानी ज्यादा चाहिए। फिर आती है रबी की फसल, जो सर्दियों में बोई जाती है, जैसे गेहूं, चना, सरसों। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा सीजन आता है जायद का। इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा जैसी गर्मियों की ताजगी भरी चीजें उगाई जाती। तो अब तरीके भी समझ लिए और मौसम का मिजाज भी। तो अब बात करते हैं उन फसलों की जो हमारे खेतों में उगती हैं। देखते हैं देश की कुछ सबसे जरूरी और मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है निर्विवाद राजा का, चावल। भारत में ज्यादातर लोगों की थाली चावल के बिना अधूरी है। यह हमारी फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा आधार है। ये नक्शा देखिए, ये साफ बताता है कि चावल की खेती भारत में कहाँ-कहाँ फैली हुई है। अगर ध्यान से देखें तो उत्तर पूर्वी मैदानों और जो तटीय इलाके हैं, वहाँ इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। अब चावल उगाने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ती है।
ये खरीफ की फसल है, मतलब इसे गर्मी और नमी चाहिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और बारिश भी अच्छी खासी, लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। मिट्टी की बात करें तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी इसके लिए बेस्ट है। और हाँ, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों में से एक है। चावल के बाद अब बात करते हैं हमारी खाद्य आपूर्ति के दूसरे सबसे बड़े स्तंभ की, गेहूं। खासकर देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों के लिए तो ये सबसे अहम अनाज है। ये नक्शा गेहूं की कहानी बताता है। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि गेहूं की खेती का गढ़ कहाँ है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जो देश के गेहूं उत्पादन में सबसे आगे हैं। गेहूं चावल के उलट एक रबी फसल है, मतलब इसे उगने के लिए ठंडा मौसम चाहिए। बारिश भी इसे चावल से कम लगती है, करीब 50 से 75 सेंटीमीटर काफी है। और एक बहुत जरूरी बात, भारत में जो हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, उसकी सफलता के पीछे गेहूं की पैदावार में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी का बहुत बड़ा रोल था। तो हमने भारतीय कृषि की ताकत को तो समझ लिया, उसकी अहमियत को भी जान लिया, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। अब हमें उन चुनौतियों पर भी नजर डालनी होगी जिनका ये सेक्टर सामना कर रहा है, और सोचना होगा कि इसका भविष्य कैसा होगा। ये टेबल एक बहुत जरूरी और थोड़ी चिंताजनक कहानी बता रही है। इसमें अगर देखें तो 1980 से 2001 के बीच देश की कुल अर्थव्यवस्था, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें कृषि का हिस्सा लगातार कम होता गया है। वहीं दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर जैसे दूसरे क्षेत्रों का हिस्सा बढ़ा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो देश की ज्यादातर आबादी रोजगार के लिए खेती पर निर्भर है, लेकिन दूसरी तरफ देश की इकोनॉमी में इसका हिस्सा घटता जा रहा है। यही वो सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती है। अब सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसके पीछे कई वजहें हैं। बढ़ती आबादी का दबाव तो है ही। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होने से खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। सिंचाई की सुविधाएं आज भी हर जगह तक नहीं पहुंची हैं। किसानों के पास इतना पैसा नहीं कि वो नई तकनीक में इन्वेस्ट कर सकें। और इन सब के ऊपर ग्लोबलाइजेशन के दौर में विदेशी बाजार से जो कंपटीशन मिल रहा है, उसने छोटे किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। और ये सारी बातें हमें इस चर्चा की सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं। आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में भारतीय कृषि को कैसे बदला जाए? हम ऐसा क्या करें कि देश की खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे और हमारे करोड़ों किसानों का जीवन भी बेहतर हो सके, वो भी समृद्ध हो सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।